नमस्कार दोस्तों, सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस सिद्धांत, रस निष्पत्ति का सिद्धांत देखेंगे। काव्य शास्त्र का विवेचन कर रहे हैं दोस्तों आज से हम, ठीक है, काव्य शास्त्र। और इस काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम जो देखेंगे वो है हमारे रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति, ठीक है, रस निष्पत्ति क्या है, इसकी व्याख्या और इसके सिद्धांत के बारे में देखेंगे कि रस निष्पत्ति के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है और इसकी व्याख्या के विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति को पढ़ने के पहले देखते हैं क्या है ये रस निष्पत्ति, क्या तात्पर्य इसका। तो देखिए दोस्तों, रस की जो अनुभूति होती है, ठीक है, रस की जो अनुभूति होती है उसके साथ जो क्रिया संपन्न होती है, रस की अनुभूति मनुष्य करता है, उससे अनुभूत होकर, ठीक है, संपन्न होने की प्रक्रिया जो होती है वो रस निष्पत्ति कहलाती है, ठीक है। यानी रस की अनुभूति के क्या है, रस की अनुभूति के, ठीक है, रस की अनुभूति के अनुभूत होकर, यानी इससे प्रभावित होकर, ठीक है, अनुभूत होकर संपन्न होने की प्रक्रिया क्या है, संपन्न होने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, संपन्न होने की प्रक्रिया, ठीक है, क्या कहलाती है, रस निष्पत्ति। अब चूंकि हमारा विषय क्या है, रस निष्पत्ति, तो ये क्या है, जो रस की अनुभूति है इसके अनुभूति में प्रभावित होकर जो रस संपन्न होने की प्रक्रिया है वो रस निष्पत्ति कहलाती है, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार, अब चूंकि भरत मुनि के अनुसार देखते हैं क्या है, भरत मुनि के अनुसार भारतीय नाट्य शास्त्र के जो हमारे हम कह सकते हैं रचयिता जो है वो सबसे क्या माने गए, वो भरत मुनि माने गए, ठीक है। तो क्या कहते हैं रस निष्पत्ति, तो निष्पत्ति, निष्पत्ति को देखिए क्या है, निष्पत्ति, ठीक है, निष्पत्ति शब्द का अर्थ है, निष्पत्ति शब्द का अर्थ है, रस का अर्थ हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं रस निष्पत्ति। निष्पत्ति शब्द का अर्थ है, रस का अर्थ तुम जानते ही हैं, जिससे आनंद की अनुभूति होती है। अगर हम एक साधारण से शब्द कहें तो रस कहलाता है। और निष्पत्ति क्या है, तो निष्पत्ति का अर्थ है दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, निष्पत्ति। और ये निष्पत्ति बना है दोस्तों हमारे किससे है, निश क्या है, निशेषण, क्या है, निशेषण, ठीक है, निशेषण, ठीक है, धन पत्ती, ठीक है, पत्ती वाला पदगतो, पद को जो प्राप्त होता है निस। अब निशेषण क्या है, इसको हमें समझना है। तो निशेषण क्या है, यानी अपने अस्तित्व को समाप्त करने की प्रक्रिया, अपने अस्तित्व को समाप्त करने की प्रक्रिया क्या होती है, निशेष, निशेष होती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे तृतीय व्यक्ति लगी है दोस्तों, शेषण, ठीक है, तो लग जाती है, तो इसका अर्थ हो जाता है निशेष होने की प्रक्रिया के द्वारा, जो निशेष होने की प्रक्रिया के द्वारा समाप्त होता है वो क्या होता है, निशेषण कहलाता है। अब ये बात ये आती है, अर्थात क्या हम कहें, अर्थात विशेष स्थिति को प्राप्त, अर्थात का तात्पर्य क्या है, अर्थात। अब चूंकि पदगतो क्या स्थिति विशेष होगी, पत्ती का अर्थ अगर हम देखें तो क्या है दोस्तों, पदगतो, क्या है, पदगतो, पदगतो का विशेष स्थिति को प्राप्त, ठीक है, निष्पत्ति का विग्रह हो जाता है, ठीक है, पदगतो क्या है, स्थिति विशेष को प्राप्त। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, अर्थात, अर्थात स्थिति को प्राप्त करना, अर्थात स्थिति को प्राप्त करना, स्थिति को प्राप्त करना, ठीक है, अर्थात विशिष्ट उत्पत्ति, विशिष्ट उत्पत्ति, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है निष्पत्ति। विशिष्ट क्या कहलाती है, उत्पत्ति। यानी दोस्तों क्या है, जैसे निशेष किसको होना, प्रश्न होता है कि जो निशेष है, मैंने निष्पत्ति का निश किया, निश्चय क्या था, निशेषण, तो निशेषण में तृतीय व्यक्ति, तो हमने आपको बताया था कि निशेषण क्या है, कि अपने अस्तित्व को समाप्त करने की जो प्रक्रिया है वो निशेषण है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी स्थिति को प्राप्त करना, अर्थात निशेष किसको होना हमें ये देखना है। तो जैसे हम कहते हैं व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के प्रति जागरूक होता है, ठीक है, व्यक्ति क्या अपने व्यक्तित्व के प्रति जागरूक है, अर्थात जब व्यक्ति अपने काव्य में इतना डूब जाता है, कोई भी काव्य का जब वो पठन कर रहा है, श्रवण कर रहा है, और इतना डूब जाए कि उसे अपने होने का एहसास ही ना हो। कई बार होता है ना, काव्य में रस की अनुभूति लेने के लिए क्या होता है, उसमें संमग्न हो जाता है, उसी में निमग्न हो जाता है। तो ये जो स्थिति होती है निमग्न होने की, ये उस व्यक्तित्व का जो बोध है, अब उसको अपने व्यक्तित्व का बोध नहीं आती, तो जो सामने जो कोई भी काव्य है, कोई भी रस, कोई भी
श्रवण पाठन कर रहा है, तो उसमें जो पात्र है उसके अनुकूल अपने आचरण में उसको ढाल लेता है। क्योंकि वो अपने अपने अस्तित्व से वो ध्यान ही नहीं है कि क्या हूँ मैं, ठीक है? वो उस पात्र के अनुकूल अपना व्यवहार करने लगता है। तो उसे निःशेष होना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे निःशेष होना कहते हैं। काव्य में जो मूल नायक-नायिका हैं, उनकी अनुभूतियों के साथ अपने आप को एकाकार करने को सफल जो करने की कोशिश करता है, ठीक है? वो क्या कहलाती है? निःशेष होना कहलाता है। ठीक है? नेक्स्ट देखिए। अब रस निष्पत्ति का आधार क्या है? अगर हम ये तो है रस निष्पत्ति, निष्पत्ति शब्द का अर्थ था। अब रस निष्पत्ति का आधार क्या है? ठीक है? तो रस निष्पत्ति जो सिद्धांत है, हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, चूँकि हम रस के विषय में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ठीक है? तो हमें मालूम है रस क्या है, भाव, अनुभाव, विभाव जो संचारी भाव आदि सभी क्या होते हैं, ये रस के आधार माने गए हैं। जैसे कि हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। तो ये रस निष्पत्ति का आधार है। क्या है इसका आधार? ठीक है? तो इसका आधार दो भरत मुनि का प्रसिद्ध सूत्र, भरत मुनि नाट्यशास्त्र रचयिता है, ठीक है? तो इनका भरत मुनि का क्या है? प्रसिद्ध सूत्र है। वो ही हमारे रस निष्पत्ति का आधार है। अब वो सूत्र क्या है एक बार हम देख लेते हैं। तो वो सूत्र है विभाव, हमने जब रस पढ़ाए थे तब भी आपको इसको समझा दिया था, आपको समझाया था, ठीक है? तो विभावानुभाव, ठीक है? विभावानुभाव व्यभिचारी, ठीक है? विभावा अनुभाव व्यभिचारी, तीनों के विभाव अनुभाव व्यभिचारी, ठीक है? संयोगाद, संयोगाद, ठीक है? संयोगाद, संयोगाद्र, ठीक है? संयोगाद्रस निष्पत्ति, ठीक है? मतलब क्या है? अर्थात देखिए, अर्थात इनके संयोग से जो रस की उत्पत्ति होती है वो ही रस निष्पत्ति कहा गया। अर्थात इसमें लिखा हुआ है विभाव, ठीक है? विभाव, अनुभाव, अनुभाव और व्यभिचारी को क्या कहा गया? संचारी भाव, ठीक है? और संचारी भाव, ठीक है? संचारी भावों के सहयोग से, संचारी भावों के सहयोग से, ठीक है? संयोग से रस निष्पत्ति होती है, रस निष्पत्ति होती है। यानी जब ये मिल जाते हैं तो रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है? तो ये भरत मुनि का सूत्र तो हमने रस के विषय में पढ़े थे। सबसे पहले हमने आपको यही कहा था कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से क्या है? रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है? ये हमने देखा था। अब देखिए विशेषतः है, क्या है विशेषतः है? ठीक है? इसमें निहित, इसमें जिसको सूत्र है भरत मुनि का, इसमें जो निहित है, क्या निहित है? जो संयोगात है, ठीक है? संयोगात, ये दो शब्द आए हमारे पास आए हैं, संयोगात, ठीक है? संयोगात और निष्पत्ति, क्या है? निष्पत्ति। चूंकि हम रस निष्पत्ति के विषय में पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है। शब्द ही विचार मंथन के आधार है, संयोगात और निष्पत्ति, ये दोनों ही क्या है? शब्द ही हमारे विचार मंथन के आधार है। शब्द ही विचार मंथन के आधार है, ठीक है? मंथन के आधार है हमारे, ठीक है? कौन से? ये जो संयोगात है, ये जो निष्पत्ति है, ये हमारे विचार मंथन के आधार है, ठीक है? अब प्रश्न ये उठता है कि हम ये तो विचार मंथन के आधार है कि हम इस पे विचार करेंगे इन दोनों शब्दों के, लेकिन प्रश्न है कि रस निष्पत्ति कहाँ से होती है? अब प्रश्न आता है दोस्तों की रस की जो निष्पत्ति है, ठीक है? ये जो रस निष्पत्ति है, इसके विषय में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? ये जो रस निष्पत्ति है, कहाँ होती है? ये हमें जानना है सबसे पहले। कहाँ होती है? तो देखिए इसको हम समझा देते हैं आपको। जैसे कहाँ होती है? कवि में रस की निष्पत्ति होती है जब किसी को रस की वो अनुभूति करता है, श्रवण करता है, पाठन करता है, तो कवि के अंदर, कवि बिंब पात्रों में, दूसरा है कवि बिंब पात्रों में जिसकी वो कल्पना कर रहा है, ठीक है? बिंब पात्र होते हैं जिनकी वो कल्पना के माध्यम से उसका सृजन कर रहा है, ठीक है? बिंब पात्रों में होती है। तीसरा नट अर्थात अभिनेता में, नट अर्थात नट किसे कहा जाता था पहले दोस्तों? तो नट कहा जाता अभिनेता में, नट कहा जाता था दोस्तों पात्र जो पात्र होता था, जो मूल नायक और नायिका है उसका जो अभिनय करता था वो नट कहलाता था काल पहले, लेकिन कालांतर में क्या हुआ? धीरे धीरे इसका क्या हुआ? नायक नायिका अभिनेता अभिनेत्री के रूप में जाने जाते। तो नट नटनी ये शब्द भी आते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। नट, ठीक है? नट क्या हुआ हमारा? अभिनेता। और सहृदय में, सहृदय में यानी हम जब हृदय से किसी चीज को
आष्टन में लाते हैं। तो ये जो है रस निष्पत्ति के आधार होते हैं। यहाँ होती है कवि में होती है, कवि बिंब पात्रों में होती है, नट तथा अभिनेता और सहृदय में होती है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे, क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं रस निष्पत्ति के आधार। अब देखिए ये रस निष्पत्ति के आधार के अंतर्गत कौन कौन से जो विद्वान हैं जिनके द्वारा ये जो सिद्धांत दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं भरत मुनि। अब चूंकि भरत मुनि तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि भरत मुनि नाट्य शास्त्र रचयिता, ठीक है। तो भरत मुनि है पहले हमारे, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारे भट्ट लोलट। कौन से हैं? भट्ट लोलट, ठीक है। कौन से हैं? भट्ट लोलट, लोलट, ठीक है। शंकुक भट्टनायक, क्या है? शंकुक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे भट्टनायक, ठीक है। शंकुक भट्टनायक और अभिनव गुप्त आदि, और अभिनव गुप्त, ये जो है रस सिद्धांत के रचे, ये विद्वान मान सकते हैं इसके संदर्भ में, ठीक है। तो नाम याद रखने हैं, भरत मुनि है, भट्ट लोलट है, शंकुक है, भट्टनायक और अभिनव गुप्त, ठीक है। आदि आचार्यों ने, ठीक है, आदि आचार्यों ने, आदि आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से, क्या है, अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने दृष्टिकोण से, ठीक है, दृष्टिकोण से रसोदन की प्रक्रिया, रसवादन की प्रक्रिया, ठीक है, रस का आनंद कैसे लिया जाता है, मतलब रसवादन की प्रक्रिया और स्थिति, और और स्थिति, ठीक है, स्थिति तथा संयोगात और निष्पत्ति शब्दों की व्याख्या की, तथा संयोगात और निष्पत्ति जो हमने भी पढ़ा था, ठीक है, निष्पत्ति, ठीक है, शब्दों की व्याख्या की, शब्दों की व्याख्या की, ठीक है, की व्याख्या की, और रस सिद्धांत को परिपूर्णता प्रदान की, और रस सिद्धांत को, रस सिद्धांत को क्या किया इन्होंने? परिपूर्णता प्रदान की। अब किसके द्वारा परिपूर्णता दी गई है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो सिद्धांत होगा उससे संबंधित उनके विद्वान और उनके मतों को हमें बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। परिपूर्णता की, प्रदान की। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जो हम रस सिद्धांत के बारे में बात करें तो इसमें संबंधित जो विद्वान है उसको कौन कौन से? भरत मुनि, भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। ये सभी क्या थे? इन सभी ने अपने अपने दृष्टिकोण से रसवादन की प्रक्रिया और स्थिति, पहली बात तो ये, जो हमने संयोगात और निष्पत्ति पढ़ा, इन सभी की इनके द्वारा क्या की गई? व्याख्या की। और रस जो सिद्धांत है उसे क्या किया? परिपूर्णता प्रदान किसके द्वारा की गई है? इन विद्वानों के द्वारा प्रदान की गई है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भरत मुनि और रस, यानी भरत मुनि इससे संबंध में क्या कहते हैं इसको हम देखते हैं, ठीक है। भरत मुनि और रस निष्पत्ति जो हमारा सिद्धांत है इसके संदर्भ में भरत मुनि के क्या विचार, इनको हम देखते हैं, ठीक है। देखिए भरत मुनि के साथ संयोग का अर्थ है सहसंयोजन। भरत मुनि क्या कहते हैं? संयोगात, जैसे हमने की संयोगात और निष्पत्ति शब्द की व्याख्या जो इन विद्वानों के द्वारा दी गई, और रस सिद्धांत को परिपूर्णता जो है भरत मुनि, भट्ट लोलट, शंकु आदि विद्वानों के द्वारा प्रदान की गई। तो इस संदर्भ में भरत मुनि के रस सिद्धांत को लेकर क्या मत है इसके मिशन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो भरत मुनि जो है क्या कह रहे थे? भरत मुनि के अनुसार, ठीक है, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार संयोग का अर्थ है, ठीक है, संयोग का अर्थ है सह संयोजन, सह संयोजन, सह संयोजन, ठीक है। अर्थात विवाहवाद, अर्थात इसका मतलब क्या है? सह संयोजन का मतलब क्या है? विवाहवादी, विवाहवादी। देखो संस्कृत की विशेषता है कि वो अपनी पदों की जो व्याख्या है वो बार बार में एक ही शब्द का अनुकरण न करके उसे इस तरह से क्या करती है? विवेचित करती है। तो विवाहवादी यानी विवाह, अनुभाव, संचय भाव, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ गई, ठीक है। तो विवाहवादी की सुव्यवस्थित संयोजना, विवाहवादी की क्या है? सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित क्या है? संयोजना जो है, व्यवस्था जो है
वो क्या कहलाती है? वो ये संयोग का अर्थ, इसका मतलब संयोग का अर्थ क्या है? जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव है, उनका सुव्यवस्थित संयोजन जो मेल है, वो क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। ठीक है, ये तो है। वे निष्पत्ति का, अब देखिए वो निष्पत्ति का क्या देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। वे निष्पत्ति का अर्थ, ठीक है, निष्पत्ति का अर्थ, वे निष्पत्ति का अर्थ कौन? भरत मुनि। ठीक है, निष्पत्ति का अर्थ स्थिति प्राप्ति, क्या मानते हैं? स्थिति प्राप्ति। चूंकि स्थिति प्राप्ति क्यों? क्योंकि जो इसको प्राप्त करना चाह रहा है, रस को, रस के गुणों को, वो क्या करता है? इसके परिपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो निष्पत्ति इसी के अंतर्गत निहित है। ठीक है, स्थिति प्राप्त और विशिष्ट उत्पत्ति कहते हैं, और विशिष्ट उत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, उत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, उनके अनुसार नाटक में, आगे क्या कहते हैं? उनके अनुसार, उनके अनुसार नाटक में, उनके अनुसार नाटक में विवाहवादी की व्यवस्थित योजना से, विवाहवादी विवाहवादी की क्या है? व्यवस्थित योजना से, जो योजना की हुई है, उस व्यवस्थित योजना से, ठीक है, उस व्यवस्थित योजना से, ठीक है, योजना से सहृदय का स्थायी भाव, सहृदय का जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव, ठीक है, रस रूप में निवर्तित, किसमें है? रस रूप में, रस रूप में निवर्तित, ठीक है, रस रूप में निवर्तित अर्थात परिणित हो जाता है, अर्थात परिणित यानी पूर्ण हो जाता है। ठीक है, परिणत हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि क्या कह रहे हैं भरत मुनि, कि नाटक में जो विभाव, अनुभाव, संचय भाव होती है, उनकी जो व्यवस्थित योजना होती है, इससे क्या होता है? इससे हृदय में जो स्थायी रस है, वो रस क्या निवर्तित यानी परिणित हो जाता है, यानी वो रस की प्राप्ति, उसको वो रस की प्राप्ति कर लेता है। ठीक है, वे व्यंजनों, औषधियों का उदाहरण देते हुए आगे क्या करें भरत मुनि? वे, इसके भरत मुनि के संदर्भ करें, वे व्यंजनों, कौन से व्यंजन? वो व्यंजन नहीं जो हमारी भाषा में आते हैं, वो व्यंजन जिनका हम खाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वे व्यंजनों, औषधियों का उदाहरण देते हुए, व्यंजनों, औषधियों का उदाहरण देते हुए, उदाहरण देते हुए, ठीक है, औषधियों का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि, वे कहते हैं कि विविध विभावादी, विविध विभावादी, ठीक है, विविध विभावादी भावों के संयोग से, भावों के संयोग से, ठीक है, भावों के संयोग से नाट्य रस निष्पन्न होता है, नाट्य रस क्या है? निष्पन्न होता है। ठीक है, यानी जो भरत मुनि है, वो किसके उदाहरण देते हैं? वो व्यंजनों का उदाहरण देते हैं, और जो उदाहरण देते कहते हैं कि विभिन्न जो हमारे विवाहवादी हैं, उनके संयोग से क्या है? नाट्य रस निष्पन्न होता है, यानी उत्पन्न होता है, निष्पन्न यानी वो निश्चित होता है। अब कैसे होता है उनका? एक उदाहरण उन्होंने एक सूत्र एक दिया है, जैसे देखिए, यथा बहुद्रव्य है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, यथा, यथा बहुद्रव्य है, बहुद्रव्य, ठीक है, बहुद्रव्य युतई, बहुद्रव्य युतई जने, ठीक है, भूयुर्भितम, भूयुर्भितम, ठीक है, आस्वादयन्ति, आस्वादयन्ति, आस्वादयन्ति भुञ्जानां, भुञ्जानाः भुक्ते, भुक्ते भक्त विनोद जना, भक्त विदोजना, विदोजना विद्वान जन, ठीक है, भक्त विदोजना भावाभि ने, भावाभिनय, भाव और अभिनय, ठीक है, इसका मतलब भाव अभिनय संयुक्त यानी संयुक्त रूप से, ठीक है, संयुक्त
स्थापित भावस्थितो, स्थापित भावस्थितो, भावस्थितो, ठीक है, भावस्थितो बुधा। बुधा का मतलब क्या है दोस्तों? विद्वान जन। जैसे यहाँ पे बुद्धजन है, ये बुधा का मतलब है बुद्धिजीवी जो होते हैं, बुद्धजन। ठीक है। आस्वादंती क्या है? आस्वादयंती। मनसहा, मनसहा तस मानना, तस मानना, ठीक है। रसहा, ठीक है, रसा स्मृतः। तो देखिए दोस्तों, यानी इसमें क्या है कि जिस प्रकार से यथन, जिस प्रकार से बहुत सारे बहुद्रव्य यानी बहुत सारे जो व्यंजन होते हैं लोगों के द्वारा उनका जब भक्षण किया जाता है, खाया जाता है, तो उसका आनंद लिया जाता है, आस्वाद, उसका आस्वाद लिया जाता है। किसके द्वारा? विद्वान जनों के द्वारा। उसी प्रकार से व्यंजनों के द्वारा जब उसका आस्वादन लिया जाता है, उसी प्रकार से रस का आस्वादन भी श्रवण और पाठन के माध्यम से विद्वान जनों के द्वारा लिया जाता है। अब वो रस आस्वादन, रस का जो आस्वादन है, स्वाद जो है, वो किसके माध्यम? भाव अभिनय से, भाव और अभिनय के संयुक्त रूप से स्थापित होकर विद्वान जन उसको प्राप्त करते हैं। आस्वादंती मनसा, मन से उसको ग्रहण कर लेते हैं। उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है रस निष्पत्ति कहा गया है। अर्थात जिस प्रकार, अगर हम भरत मुनि की इस विवेचना को स्पष्ट करना चाहें, तो अगर हम शुद्ध हिंदी में इसको बोले तो क्या कहेंगे कि अर्थात जिस प्रकार, अर्थात जिस प्रकार, जिस प्रकार क्या है? जिस प्रकार नाना व्यंजनों, नाना प्रकार के व्यंजनों, नाना यानी विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के क्या है? व्यंजनों, ठीक है, नाना प्रकार के व्यंजनों, ठीक है, औषधि तथा द्रव्यों के संयोग से, औषधियों, औषधियों तथा द्रव्यों के संयोग से, द्रव्यों के संयोग से, ठीक है, संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है, रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। जिस प्रकार गुणादि द्रव्यों, जिस प्रकार गुणादि द्रव्यों, ठीक है, द्रव्यों, व्यंजनों और औषधियों, ठीक है, और औषधियों, ठीक है, औषधियों से, औषधियों से क्या बनते हैं? सड़वादी रस, सड़वादी रस बनते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ये मैं भी समझा चुकी हूँ कि जैसे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से, द्रव्य के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार गुणादि द्रव्य व्यंजनों से सड़ादि, सड़ादि रस कौन से हैं? 6 रस जो माने गए हैं। कितने हैं? 6 रस। अम्ल, तिक्त, ये सभी क्या है? ये रस माने गए हैं। इन रसों के रस बनते हैं और उनका उपयोग करते हुए, और और उनका उपयोग करते हुए, ठीक है, उनका उपयोग करते हुए, क्या कह रहे हैं भरत मुनि? उनका उपयोग करते हुए प्रसन्नचित पुरुष रसों का आस्वादन करते हैं, करते हुए प्रसन्नचित जो पुरुष है, प्रसन्नचित पुरुष, ठीक है, प्रसन्नचित पुरुष जो है रसों का आस्वादन करते हैं, ठीक है, रसों का आस्वादन करते हैं, ठीक है, रसों का आस्वादन करते हैं और हर्षादि का अनुभव करते हैं, और हर्षादि का अनुभव करते हैं। पहले इसको लिख देती हूँ दोस्तों, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। उसी प्रकार प्रसन्न दर्शक, उसी प्रकार, उसी प्रकार प्रसन्न दर्शक, ठीक है, प्रसन्न दर्शक विविध भावों एवं विविध भावों एवं अभियोग द्वारा, अभियोग द्वारा व्यंजित वाचिक, ठीक है, वाचिक, आंगिक, आंगिक, सात्विक, अभिनयों से युक्त, अभिनयों से युक्त, ठीक है, अभिनयों से युक्त
स्थायी भावों का आस्वादन करते हुए, स्थायी भावों का आस्वादन करते हुए, ठीक है, आस्वादन करते हुए हर्ष आदि प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं भरत मुनि कि जिस प्रकार से नाना विभिन्न प्रकार के व्यंजन औषधीय द्रव्यों से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, रस कौन सा रस, जो हमारे उदर पूर्ति को तृप्ति करता है। जिस पर गुणादि द्रव्य व्यंजन औषधियों से सड़ादि रस बनते हैं। ठीक है, जैसे हम छह रस जो बनते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्यों जब खाते हैं तो उनके उनसे छह रसों का निर्माण होता है। उनका उपयोग करते हुए प्रसन्नचित्त पुरुष रसों का आस्वादन करते हैं, रसों सभी रसों का आस्वादन करते हैं, निग्रहण करते हैं और हर्ष आदि प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार प्रसन्न दर्शक विविध भावों एवं अभियोग द्वारा, विभिन्न भाव और अभियोग के द्वारा क्या करता है, व्यंजित जो बाचिक आंगिक सात्विक अग्नि से युक्त स्थायी भावों का आस्वादन करते हुए हर्ष आदि प्राप्त करते हैं। यानी जो वो उपयोग कर रहा है, जिनको वो देख रहा है, श्रवण कर रहा है, पठन कर रहा है, उनके माध्यम से जो भाव है उनको ग्रहण करते हुए क्या करता है, उनके जो स्थायी भाव होते हैं रसों के, उनको आस्वादन करते हुए हर्ष आदि का अनुभव करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। तो इन्होंने विविध व्यंजनों और व्यवस्थियों के माध्यम से इसको क्या किया है, जोड़ के बताया कि किस प्रकार से हम उन रसों को ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार जब हम श्रेष्ठ अभिनय जो होते हैं, अभिनय से स्थायी भाव जो होते हैं, उनको देखते हैं, करते हैं, उनको श्रवण करते हैं, तो उनके भावों से जो आस्वादन होता है रस आदि का, वो क्या कहलाता है, वो हमारा रस निष्पत्ति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसका मतलब क्या है, तो भरत मुनि की व्याख्या का निष्कर्ष अगर देखें हम कि कैसे भरत मुनि ने रस निष्पत्ति को समझाने का प्रयास करा। भरत मुनि की व्याख्या का निष्कर्ष, जैसा कि हमें उन्होंने एक उदाहरण से समझाया। ठीक है, तो उस उदाहरण के निष्कर्ष क्या निकलते हैं जो उन्होंने हमें समझाए। तो सबसे पहले निष्कर्ष जो निकलता है दोस्तों वो है कि रस आस्वाद्य है। क्या है, रस आस्वाद्य है, इस स्वाद के योग्य है, इसको स्वाद लिया जा सकता है, यानी इनको जीवन में ग्रहण किया जा सकता है, रस स्वाद है। ठीक है, दूसरा नाट्यगत है। रस क्या है, नाट्यगत है। क्या है, नाट्यगत है, यानी क्या मतलब है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था तो उसके माध्यम से क्या किया था, नाट्य शास्त्र उन्होंने बताया कि नाट्यगत है रस जो है। ठीक है, जिस तरह हम तरह तरह के भोजन करते हैं, हमने जैसा दोस्तों का, और उसके स्वाद की आनंद की अनुभूति करते हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण साहित्य में क्या है कि जो साहित्य है संपूर्ण भाव होते हैं, यानी उसमें क्या होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है। भाई हमने भोजन को ग्रहण किया और उसमें रस का अनुभूति ली, उसी प्रकार से हमारा जो साहित्य है उसमें विभिन्न प्रकार के हमने कहा कि ये जो होते हैं, ठीक है, अनुभूति होती है, उसमें कौन कौन से विभाव अनुभाव संचारी भावों की अनुभूति होती है। तो इसमें एक व्यवस्थित योजना हो जाती है, तो क्या होता है, दर्शक या पाठक उसी प्रकार के आनंद की अनुभूति मानसिक स्तर पर प्राप्त करता है। जब उसका रसवादन लेने लगता है तो वही रस की निष्पत्ति उसके मानसिक रूप को तृप्त करती है, जैसा कि भोजन की तृप्ति उदर की क्षुधा को पूर्ति करती है, उसी प्रकार से ये रस जो है, जो मानसिक रूप से व्यक्ति को क्या करती है, तृप्त करती है। तो यही हमारा क्या होता है, रस निष्पत्ति कहलाता है। ठीक है, नाटक में विवादी की व्यवस्थित योजना से अगला इसका निष्कर्ष कहता है कि नाटक में विभावादी, ठीक है, विभावादी की सुव्यवस्थित योजना से, की सुव्यवस्थित योजना से, ठीक है, विभावादी की सुव्यवस्थित क्या है, योजना से, योजना से सहृदय का स्थायी भाव, सहृदय का, सहृदय का जो स्थायी भाव है, ठीक है, स्थायी भाव, सहृदय का स्थायी भाव इस रूप में निवर्तित, इस रूप में, इस रूप में क्या है, निवर्तित। अभी निवर्तित क्या है दोस्तों, इस रूप में निवर्तित अर्थात परिणत हो जाता है, अर्थात परिणत हो जाता है, यानी उसको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नाटक में जो हमने विभाव देखा, अनुभाव देखा, संचय भाव देखा, इसकी क्या है, एक सुव्यवस्थित योजना है। इससे क्या है, सहृदय का जो स्थायी भाव है इस रूप में परिणत होता है, इसको प्राप्त कर लेता है। ये हमारे भरत मुनि की व्याख्या जो उन्होंने रस निष्पत्ति के संदर्भ में दी है, उसका तात्पर्य यही है कि जैसे भोजन से मनुष्य रस का आस्वादन लेकर उसकी तृप्त होता है, उसी प्रकार से साहित्य शास्त्र में विभिन्न प्रकार के विवाह अनुवादों को
सुव्यवस्थित योजना के माध्यम से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, अब ये जो हमारा रस निष्पत्ति है, ठीक है, ये जो रस निष्पत्ति है, ठीक है, रस नीति के व्याख्याता आचार्य है। इसके व्याख्या करने वाले कौन कौन है उनके विषय में हमें मालूम होना चाहिए। जैसे कि शुरुआत में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जैसे भट्ट लोलट है, ठीक है, शंकु है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो भट्ट लोलट, जिनका हमने स्टार्टिंग में देखा था, इनका सिद्धांत है जो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है उत्पत्तिवाद। क्या कहलाता है? उत्पत्तिवाद। रस निष्पत्ति के संदर्भ में बात कर रही हूँ, उत्पत्तिवाद। ठीक है, दूसरा आरोपवाद। क्या है? आरोपवाद। और तीसरा है दोस्तों उपचयवाद। उपचयवाद, ये सिद्धांत तो कहलाता है भट्ट लोलट का। और भट्ट लोलट क्या है? रस निष्पत्ति के व्याख्याता है। ये आपको ध्यान रखना है, रस निष्पत्ति के व्याख्याता कौन कौन है तो आपसे पूछा जा सकता है, तो उन विद्वानों व्याख्याताओं के आपको नाम याद होने चाहिए। दूसरे जो है उनके शंकुक के बारे में भी आपको बताया था। दूसरे विद्वान जो है शंकुक, ठीक है। शंकुक का जो सिद्धांत है वो क्या है? अनुमितिवाद। क्या है दोस्तों? अनुमितिवाद। ठीक है, अनुमितिवाद है। अनुमानवाद। क्या है? अनुमानवाद। ठीक है, जैसे अनुकृतिवाद। क्या है? अनुकृतिवाद। ठीक है, नेक्स्ट जो विद्वान है दोस्तों, भट्ट नायक। कौन है? भट्ट नायक। और इनका जो सिद्धांत है वो है युक्तिवाद। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम क्या है? युक्तिवाद। पूछा जा सकता है भट्ट नायक के सिद्धांत का नाम है। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद आरोपवाद है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो अगले हैं वो है अभिनव गुप्त। क्या है? अभिनव गुप्त। इनके सिद्धांत का नाम है अभिव्यंजनावाद। इन्हीं के नाम से है अभिव्यंजनावाद। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे रस निष्पत्ति सिद्धांत के जो आचार्य हैं, व्याख्याता है, विद्वान है। भट्ट लोलट है, शंकुक है, भट्ट नायक है और अभिनव गुप्त है। ठीक है, अब आता है कि जो भट्ट लोलट का जो सिद्धांत दिया इन्होंने प्रतिवाद का, इसके संबंध में हम देख लेते हैं कि क्या है इसके बारे में। सबसे पहले हम भट्ट लोलट के विषय में देखते हैं। ठीक है, भट्ट लोलट जो रस निष्पत्ति के विद्वान माने गए हैं। ठीक है, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है दोस्तों वो है उत्पत्तिवाद का। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, उत्पत्तिवाद, आरोपवाद और उपचयवाद। ये जो तीनों दिए थे इन्होंने, ठीक है, दोबारा इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, याद हो जाए। ठीक है, उपचयवाद। ठीक है, ये इनके सिद्धांत के नाम है। अब भरत सूत्र के प्रथम व्याख्याकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भरत सूत्र है, ठीक है, ये भरत सूत्र के, ठीक है, प्रथम व्याख्याकार कौन है? भट्ट लोलट है प्रथम व्याख्याकार। यानी भरत मुनि ने जो सूत्र दिया है उसकी व्याख्या सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? वो है हमारे भट्ट लोलट। तो पूछा जाता है भरत सूत्र के प्रथम व्याख्याकार कौन है? यानी रस सूत्र के व्याख्याकार हम कह सकते हैं, रस सूत्र के व्याख्याकार भरत सूत्र। भरत मुनि रस सूत्र दिया है और भरत के नाम से वैसे रस सूत्र के नाम से वैसे है। तो भरत सूत्र या रस सूत्र के व्याख्याकार कौन है, ये आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। तो वो है हमारे कौन है? भट्ट लोलट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्वतंत्र ग्रंथ अनुपलब्ध। स्वतंत्र ग्रंथ अनुपलब्ध, यानी ये कोई इनका स्वतंत्र रूप से कोई ग्रंथ जो है उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो भरत सूत्र के अंश जो हैं किसमें मिलते हैं? अभिनव गुप्त के सिद्धांत के अंतर्गत ही हमें भरत सूत्र के कुछ अंश उन्हीं के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। इनके स्वतंत्र रूप से कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ठीक है, किसमें मिलते हैं? अभिनव गुप्त में मिलते हैं। इनके जो सूत्र हैं उसका थोड़ा बहुत आधार जो है उन्हीं माना गया है। इस सिद्धांतों के उदाहरण देखिए, सिद्धांतों के उदाहरण, ठीक है, किसमें? अभिनव गुप्त ग्रंथ जो है उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ग्रंथ किसमें है? वो है दोस्तों अभिनव भारती। क्या है? अभिनव भारती। अब पहला तो इनका अभिनव भारती किसका? अभिनव गुप्त का। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हमें भट्ट लोलट के जो सिद्धांत, रस सिद्धांत से रस सूत्र की व्याख्याकार से लेकर इस किसी में हमें उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तथा इनका दूसरा है दोस्तों वो है धन्यालोक लोचन। कौन सा है? धन्यालोक लोचन।
ठीक है। इसके अंतर्गत जो है हमें भट्ट लोलट के सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है, यानी वसुत के अंश से सीम के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, धन्यलोक लोचन में और अभिनव भारती के अंतर्गत हमें मिलते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो भट्ट लोलट है वो भरत सूत्र के प्रथम व्याख्याकार हैं, 10 सूत्र के माने गए हैं। हालांकि इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ जो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनके सिद्धांतों के उदाहरण अभिनव गुर्जर जो है, ये दोनों इसके अंतर्गत इनके सिद्धांतों के उदाहरण हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर हम ये जान पाते हैं कि भट्ट लोलट जो है ना, अपने सिद्धांत के द्वारा रस जो निष्पत्ति का जो सिद्धांत है, रस निष्पत्ति के विषय में क्या विचार प्रकट कर रहे हैं, इन्हीं के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं। क्योंकि चूंकि हमने जैसा कि भी आपको बताया कोई इनका स्वतंत्र नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, इन्हीं ग्रंथों के आधार पर हम इनके विचारों को प्रकट कर सकते हैं रस निष्पत्ति के संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए क्या इनके विचार। जैसा कि एक निष्पत्ति को क्या मानते हैं, वहां तो रस निष्पत्ति दिया है, इन्होंने निष्पत्ति का जैसा कि उत्पत्ति, रस की उत्पत्ति कैसे हो रही है, लेकिन अगर हम साहित्यिक भाषा का प्रयोग करें काव्य शास्त्र, तो वहां पे निष्पत्ति है, लेकिन उन्होंने निष्पत्ति को क्या माना, उत्पत्ति। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा क्या, संयोग जो शब्द दिया उसको उन्होंने किस रूप में देखा है, संबंध के रूप में। किस रूप में देखा है, संबंध के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भट्ट लोलट ने संबंध को, अब भट्ट लोलट ने, ये जो भट्ट लोलट जो विद्वान है रस निष्पत्ति के संदर्भ में, भट्ट लोलट ने संबंध को, ये जो संबंध बताया संयोग को, इन्होंने इस संबंध को, ठीक है, इस संबंध को उत्पादक उत्पाद भाव संबंध माना है। क्या आया, उत्पादक, ये ध्यान रखना, उत्पादक और उत्पाद, उत्पाद्य। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उत्पादक जो उत्पादन कर रहा है, उत्पादित जिससे हो रहा है, तो उत्पादक क्या माना, अगर हम बात करें तो जो किससे क्या हो रहा है, उत्पाद क्या हो रहा है, विभाववादी जो हमारे संचारी भाव ये सब है। उत्पाद्य कौन कर रहा है, रस कर रहा है, इसी तो कर रहा है इनको उत्पन्न। ठीक है, तो ये उत्पाद्य रस हो जाएगा, उत्पादक क्या हो जाएगा, विभाववादी जो भाव है। ठीक है, तो इनको उन्होंने क्या माना है, उत्पादक और उत्पाद्य के रूप में देखा है। जैसा कि संयोग, संयोग जो भाता उनके संयोग से हमने भरत मुनि के द्वारा देखा, संयोग से वही संयोग जो है यहाँ कर भट्ट लोलट इसकी जो अर्थ है किस रूप में देखते हैं, संबंध के रूप में। जो संबंध है उसको क्या माना, उत्पादक और उत्पाद्य। ठीक है, ये हमको देखना है। भट्ट लोलट का जो मत है वो संक्षेप में दिया है। ठीक है, भट्ट लोलट ने जो मत दिया है, ठीक है, का मत क्या है, संक्षेप में वर्णित। ठीक है, संक्षेप में रति आदि स्थायी भावों का, अब क्या कहते हैं, रति, रति यानी श्रृंगार का जो स्थायी भाव है, श्रृंगार जो रस है उसका स्थायी भाव रति है। ठीक है, रति आदि स्थायी भावों का, रति आदि स्थायी भावों का, ठीक है, रति आदि स्थायी भावों का। ठीक है, आलम्बन आदि, क्या है, आलम्बन आदि। ठीक है, आलम्बन आदि विवादों से उपचित, विभावों से क्या है, उपचित। उपचित क्या होता है दोस्तों, परिवर्तित स्थिति को प्राप्त करना, यानी उपचित को आपको ध्यान रखना है, क्या है, परिपक्व, यानी जब वो परिपक्वता की पराकाष्ठा को पार कर लेता है तो वो क्या कहलाता है, उपचित कहलाता है। साहित्यिक भाषा आपको ध्यान रखनी है, और इस साहित्यिक भाषा का जो अर्थ है वो परिपक्व आएगा। ठीक है, आप इस तरह से यानी परिपक्व स्थिति को प्राप्त करना, या लिख सकते हैं परिपक्व जो स्थिति है उसको जब प्राप्त कर ली जाती है तो वो स्थिति क्या कहलाती है, वो उपचित कहलाती है। तो विवाह आदि से उपचित, अर्थात इसका तात्पर्य क्या है, अर्थात, तो अर्थात क्या है, उत्पन्न, विवाहवादी से उपचित यानी उत्पन्न, परिपक्वता की स्थिति को प्राप्त करके जो क्या है, उत्पन्न हुई है, उत्पन्न यानी परिपक्व होकर, इसका तात्पर्य क्या है, यानी परिपक्व होकर। ठीक है, परिपक्व होकर, ठीक है, परिपक्व होकर एक व्यभिचारी भावों से, एक व्यभिचारी का संचारी भाव, ठीक है, व्यभिचारी भावों से, ठीक है, भावों से पुष्ट होकर, भावों से पुष्ट होकर, और किस प्रकार भावों से पुष्ट होकर, यानी पोषक पोष्य का संबंध, क्या है, पोषक और पोष्य का संबंध, पोषक जिससे वो पोषण मिल रहा है, पोष्य जिसके द्वारा प्राप्त, तो पोषक पोष्य संबंध जो है, ठीक है, द्वितीय संबंध। ठीक है, अनुभवों द्वारा व्यक्त, क्या है, अनुभवों द्वारा व्यक्त, अनुभवों द्वारा जो व्यक्त है, ठीक है, कि व्यक्त की अवस्था, की अवस्था जो है वो क्या कहलाती है, अवस्था की रस है। कहने का क्या तात्पर्य दोस्तों, यानी रति आदि, तो रति
किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का। तो कोई सा भी रस है उसके स्थायी भावों को आधार बना के कह रहे हैं कि रति आदि जो स्थायी भावों का आलम्बन आदि विभाव है, आलम्बन का आश्रय क्या उसका मतलब, तो उससे परिपक्व स्थिति यानी परिपक्व होकर एक व्यवचारी भावों से पुष्ट होकर अनुभाव द्वारा की अवस्था जो है वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो रस कहलाती है। क्या कहलाती है? वो रस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, रस मूलतः अनुकार्य है। रस क्या है? रस मूलतः क्या है? अनुकार्य है। रस मूलतः अनुकार्य है, अर्थात रामादि मूल नायक नायिकाओं में, अर्थात अनुकार्य क्या है? अर्थात राम आदि यानी राम और जो पात्र अलग है, राम आदि ठीक है, मूल नायक नायिका में होता है। मूल नायक नायिका, पहले क्या कहा था? नट नटनी, ठीक है, नायिका में होता है, होता है, ठीक है। किंतु उनके रूपादि के अनुसंधान से, किंतु आगे क्या कह रहे हैं? किंतु उनके रूपादि के अनुसंधान से, अनुसंधान से, अनुसंधान से अनुकर्ता नट में, अनुकर्ता नट में, ठीक है, नट में प्रतीयमान होता है, प्रतीयमान होता है, ठीक है, प्रतीयमान होता है। तो कहने का क्या कहता है कि जो रस है मूलतः क्या है? अनुकार्य है, ठीक है। तो अनुकार्य यानी जो अनुकार्य क्या है? यानी जो रामादि मूल पात्र है वो अनुकार्य है। तो ये जो रामादि मूल न्याय नायिका में होता है, ठीक है, किंतु उनके रूपादि अनुसंधान से अनुकर्ता नट में प्रतीयमान होता है। यानी अनुसंधान क्या है? संधान यानी खोज करना, अनु यानी पीछे, यानी संधान का होता है, वैसे संधान का अर्थ तो होता है दोस्तों बार करना, ठीक है, अनु यानी पीछे से। तो इसका मतलब क्या है कि जो मूल रूप से रामादि पात्र हैं और जो कवि के द्वारा जो कवि पात्र हैं वो अलग हो गए, और मूल नायक पात्र जो हैं उनके नट जो उनका स्वरूप है वो किसमें प्रतीत हो रहा? बाद में नट में प्रतीयमान हो रहा है, नायक में, अभिनेता में, नायक में, इसमें क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है। वो क्या कहलाता है? वो कहला रहा है हमारा रस के अंतर्गत आता है। अतः रस के वास्तविक भोक्ता, अतः क्या हुआ इसका मतलब? अतः रस के जो वास्तविक भोक्ता हैं, रस के वास्तविक भोक्ता, ठीक है, रस के वास्तविक भोक्ता कौन हो गए? वास्तविक भोक्ता हो गए दोस्तों मूल नायक और नायिका। जो मूल नायक और नायिका है वो नायक नायिका नहीं जो कवि के द्वारा प्रतिबिंबित किया गया, अपितु जो मूल रूप से नायक है, जैसे राम मूल नायक है, अब उसको किसी पात्र के द्वारा बिंबित कर दिया गया कवि के द्वारा, या जैसे रामचरितमानस में कर जाता है, तो वो प्रतिबिंबित पात्र हो जाते हैं। लेकिन मूल नायक कौन से हो जाते हैं? जो मूल रूप से नायक नायिका है, जैसे राम आदि है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। यानी मूल जो पात्र है यही क्या होते हैं? 3 स्तर होते हैं। मूल जो पात्र बताए गए थे, ठीक है, मूल जो पात्र कौन से थे? तो जो राम सीता हुए, जैसे राम सीता हुए, ठीक है, ये क्या हो गए दोस्तों? हमारे मूल पात्र हो गए। जैसे तुलसीदास जी ने क्या किया, जो रामचरितमानस लिखी उसके जिन पात्रों की योजना उन्होंने की, ठीक है, वो कवि निबद्ध पात्र हुए। तो पहले मूल नायक नायक राम सीता हो गए। अब जैसे ही रामचरितमानस की का सृजन किया तुलसीदास जी ने, ठीक है, तो उसमें जो नायक नायिका थे वो क्या कहलाए? वो कवि निबद्ध पात्र कहलाए, जो कि उन्होंने वहां पर वर्णन किया और उनका अभिनय किया। इन्होंने वो कवि निमित्त पात्रों के द्वारा उसका अभिनय किया गया, किसका? मूल नायक और नायिका का अभिनय उनके कवि निमित्त पात्रों के द्वारा किया गया, ठीक है। तो नट नटनी के मंच पर, और चौथी स्थिति जो दर्शक जो कि उस दृश्य को देख रहे हैं, चौथी स्थिति कौन सी हो गई? वो दर्शक जो उसको देख रहे हैं, पहले मूल नायिका हो गए, दूसरे उसके वो प्रतिबिंबित हो गए, तीसरा उनके जिन पात्रों को निबद्ध किया है जो अभिनय कर रहे हैं नट नटी, वो तीसरी स्थिति हो गई। और चौथी स्थिति कौन सी होगी दोस्तों? जिससे दर्शक जो कि उस दृश्य को देख रहे हैं, इन्होंने मूल स्थिति के रूप में मानी, जो मूल नायक नायिका मानी, वो कविबद्ध नहीं मानी। चौथी स्थिति क्या मानी? यानी जो उन्होंने मूल नायक नायिका में स्थिति का विवेचन किया, वो उनकी नजरों में वो कहते हैं मूल नायक नायिका माने गए। यानी एक नायक नायिका है, फिर कवि के द्वारा उसका कवि पात्र हो जाते हैं, कवि ने उसका वर्णन किया, फिर उसके द्वारा जो पात्र कवि ने किया गया, और चौथा जो दर्शक उसको देख रहा है। तो ये 4 स्थितियां आ जाती हैं। तो इस स्थितियों में जो रस की निष्पत्ति होती है वो किस तरह के माध्यम से होती है? मूल नायक नायिका के माध्यम से उस रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
नट नटनी, ये अभी याद रखना, नट नटी, ठीक है, नट नटी के, ठीक है, अभिनय से प्रेक्षक, नट नटी जो अभिनय कर रहा है, अभिनय से प्रेक्षक, प्रेक्षक कौन है दोस्तों, प्रेक्षक है हमारा दर्शक वर्ग, दर्शक जो है, ठीक है, नट नटी के अभिनय से जो प्रेक्षक है, उनमें ही मूल नायक, मूल नायिका का, उनमें ही क्या है, मूल नायिका का, ठीक है, क्या है, मूल नायिका का, ठीक है, आरोपण कर लेता है, मूल नायिका का क्या कर लेता है, आरोपण कर लेता है, यानी जो मूल नायक नायिका है उनके जो गुण रहे हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नट नटी है वो क्या कर रहे हैं, उसका अभिनय कर रहे हैं, ठीक है, और उस अभिनय के माध्यम से क्या होता है कि उसका आरोपण जो है क्या कर लेता है, दर्शक, कि इसके द्वारा जो किया जा रहा है वो गुण क्या है, मूल नायक नायिका का गुण है, और यही गुण क्या कहलाता है, ये गुण जो है रस की वास्तविक स्थिति कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो भट्ट लोलट के सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण है बात कि आरोपण कर लेता है किसको, अभिनय से, किसको, दर्शक किसके, मूल नायिका का, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। इस प्रकार मूल नायक नायिका का रस, इस प्रकार, इस प्रकार मूल जो नायक है और जो नायिका है, ठीक है, मूल नायक नायिका का रस, का रस क्या हुआ, वास्तविक हुआ, क्योंकि उन्हीं के द्वारा प्रतिबिंबित किया गया कवि पात्रों के अंदर, ठीक है, वास्तविक हुआ, ठीक है। सामाजिक जो है, सामाजिक का क्या है, सामाजिक का, सामाजिक का क्या हुआ, प्रतीति जन्य, प्रतीति जन्य, सामाजिक का प्रतीति जन्य, और इसके माध्यम हुए नट नटी, और इसके माध्यम हुए नट नटी, ठीक है, माध्यम हुए कौन हुए, नट और नटी, यानी नायक और नायिका, नट और नटी, यानी मूल नायक नायिका रस का वास्तविक हुआ। सामाजिक क्या है दोस्तों, सामाजिक होते दर्शक, और प्रतिजन्य यानी आरोप, यानी इसका दर्शक का जो आरोप है उसके माध्यम से नट नटी क्या हुआ, इसके जो रस का आस्वादन वास्तविक नायक नायिका है तो उसका माध्यम कौन बने, ये नट और नटी बने, यानी नायक और नायिका इसके बने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रेक्षक नाटक में मूल पात्रों की क्या है, प्रेक्षक यानी दर्शक, ठीक है, प्रेक्षक नट में, ठीक है, प्रेक्षक नट में मूल पात्रों की तुल्योगिता, मूल पात्रों की, मूल पात्रों की तुल्योगिता, ठीक है, तुल्योगिता के कारण, के कारण रस का आरोप, ठीक है, के कारण रस का आरोप, रस का आरोप कर लेता है, कर लेता है, ठीक है, अतः आरोपवाद कहलाया, अतः आरोपवाद कहलाया। तो इनका जो सिद्धांत है, किस कारण से इनका नामकरण हुआ, उसी को स्पष्ट किया जा रहा है। प्रेक्षक जो दर्शक जो है, नट में मूल पात्र कौन से, जो राम आदि पात्र है, तो उनकी तुल्य, उनकी तुलना करने का रस का आरोप कर लेता है, रस को मतलब अपने ऊपर ले लेता है, और इसी के कारण ये क्या कहलाए, ये आरोपवाद कहलाए, ये कौन सा, भट्ट लोरट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, आरोपवाद कहलाया। स्थायी भाव को विभाव से उत्पन्न मानने के कारण, नेक्स्ट क्या है, स्थायी भाव को, स्थायी भाव जो है, श्रृंगार रस का इसका स्थायी भाव क्या था, रखी, तो स्थायी भाव को, ठीक है, विभाव से उत्पन्न, स्थायी भाव को विभाव से उत्पन्न, ठीक है, विभाव से उत्पन्न मानने के कारण, मानने के कारण क्या उत्पन्न हुआ, तो उत्पत्तिवाद हो गया। इनकी जो सिद्धांत है उसका नामकरण किस प्रकार से, उसको स्पष्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये लोलट ने, भट्ट लोलट ने, भट्ट लोलट ने, ठीक, भट्ट लोलट ने नट में रस उत्पन्न होने के कारण, नट में रस उत्पन्न होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण, ठीक है, अनुसंधान बताया, तो अनुसंधान आपको ध्यान रखना है, अनुसंधान क्या है, मटेरियल के सिद्धांत के अंदर अनुसंधान बताया, तो ये
यानी भट्ट में क्या हुआ, रस उत्पन्न हुआ, और ये जो रस उत्पन्न हुआ तो वो अनुसंधान कहलाया, जैसे खोज होती है, ठीक है। तो खोज अगर हम संदर्भ देखें तो अनुसंधान किसका, भट्ट के सिद्धांत को कहा गया, जैसे कि आरोपवाद है और उत्पत्तिवाद है, तो इसको अनुसंधान बताया है। तो दोस्तों ये होता है रस निष्पत्ति के संदर्भ में हमारे भरत मुनि और भट्ट जो है विद्वान, इनके विचार स्पष्ट होते हैं। इसके बाद जो हमारे शंकु हैं, अभिनव गुप्त हैं, ये सभी इनके विषय में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।